नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 47। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 46 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। 61 का आंसर करेंगे दोस्तों। 61 है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बताना है दोस्तों, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का पहला जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। ऑप्शन देखिए, इलिजा इम्पे, एडवर्ड हाइड, विलियम जोन्स या फिर विलियम डनकिन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों 61 का। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलिजा इम्पे। ठीक है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इलिजा इम्पे थे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, ये इसकी जो स्थापना हुई थी किस एक्ट के तहत हुई थी, आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और स्थापना कब हुई, एक साल बाद हुई दोस्तों। ठीक है, तो 1774 में स्थापना हुई कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आपको एक्ट पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, और स्थापना पूछी जाएगी तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, सर इलिजा इम्पे थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 62 है, सिद्धू एवं कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए आंसर कीजिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन देखिए, संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, कूका आंदोलन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये कई बार प्रैक्टिस सेटों में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का, क्या हो जाएगा, संथाल आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिद्धू और कान्हू जो है दोस्तों इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। दोस्तों यह विद्रोह जो था ये मुख्य रूप से जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर दोस्तों आपको सुमेलित करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है, कुछ सभाएं दी हैं, आपको बताना है इनकी स्थापना जो है किसने की। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, पहला जो है आपका राजा राम मोहन रॉय। आप जानते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा की। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और विवेकानंद, दोस्तों विवेकानंद आप जानते हैं, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये चौथा हो जाएगा सी का। और आत्माराम पांडुरंग आप जानती हैं, इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो इसका तीसरा हो जाएगा डी का। तो ये कूट रहेगा दोस्तों आपका 63 का। ठीक है, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा दूसरे का पहला, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, याद रखेंगे। ठीक है, 1815 में। ठीक है,
साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब की थी अगर पूछा जाएगा तो ये की थी दोस्तों 1839। उसके बाद देखिए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो ये जानते हैं आप कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1867। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 97 होगा। ठीक है, 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में की थी दोस्तों। किसने की थी, विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसकी स्थापना कब की थी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब, ये बताइए, 1867 में। ठीक है, साथ में लिख देता हूं मैं, आपको याद रहेगा। आत्मीय सभा 1815 और तत्वबोधिनी आपका 1839। ठीक है, ये इनके स्थापना वर्ष हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, और इनके संस्थापक भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सभी संस्थाएं दोस्तों आप जानती हैं 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ थे दोस्तों, जिन्होंने समाज सुधार और आध्यात्मिक जागृति का कार्य किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी आपको जो है यहाँ से कई बार पूछा है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, आत्मीय सभा की, प्रार्थना समाज की, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, और स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे दोस्तों। 64 है 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन देखिए, मैकाले, डब्ल्यू हंटर, सैडलर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हंटर कमीशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, हंटर कमीशन। चलिए बताइए, हंटर कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 64 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हंटर ने की थी दोस्तों, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1882 पूछा जाता है, हंटर कमीशन कब आया। ठीक है, 1882 ईस्वी में दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता जो है विलियम विल्सन हंटर ने की थी। ठीक है, इसे सामान्यतः हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था जो 1854 में आपका वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना इसका दोस्तों मुख्य जो है क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका, हंटर कमीशन का, तो ध्यान रखेंगे 1854 में जो आया था आपका, क्या आया था 1854 में, वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए दोस्तों इसकी समीक्षा के लिए, प्रगति के लिए दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करेंगे दोस्तों। सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचयिता कौन थे। ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, श्यामल लाल गुप्त पार्षद, और माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 65 का, झंडा गीत आप जानती हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आप सभी ने दोस्तों इसको गाया होगा बचपन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है, श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। साथ ही साथ इसकी रचना कब की आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो श्यामलाल गुप्त ने इसकी रचना की थी दोस्तों 1924 में। ठीक है, 1924 में की थी। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और सबसे पहले दोस्तों इसे जो है कहाँ स्वीकार किया गया था, तो याद रखेंगे इसको सबसे पहले स्वीकार किया गया था, कहाँ किया गया था, इस गीत को, झंडा गीत को जो है पूछा जा सकता है आपको। झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा,
इसको कब स्वीकार, आधिकारिक रूप से कब इसको स्वीकार किया गया था? इसको किया गया था दोस्तों हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1938 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आपको पूछा जा सकता है कि झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको सबसे पहले कब जो है स्वीकार किया गया था? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में दोस्तों इसको आधिकारिक रूप से इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो सारे फैक्ट यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 आंसर करेंगे दोस्तों। एक्सला चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। एक्सला चैपल। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक्सला चैपल की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है दोस्तों, ये किस संधि से इसका समापन हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ था ये युद्ध? तो ध्यान रखेंगे, एक्सला चैपल की संधि। ठीक है, कब हुई थी एक्सला चैपल की संधि? ध्यान रखेंगे, ये हुई थी दोस्तों 1748 में। ठीक है, 1739 में दोस्तों क्या हुई थी? एक्सला चैपल की संधि हुई थी, आपको पूछा जा सकता है। और इस संधि से दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का युद्ध जो है समाप्त हुआ। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? आपको बताना है यहाँ पर कौन सा चार्टर एक्ट है जिसके द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट जो है 1793, चार्टर एक्ट 1813, या फिर चार्टर एक्ट 1835। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 67 का? किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई थी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई प्रचारकों को आने और बसने की औपचारिक अनुमति दी गई थी। इसी एक्ट के तहत दोस्तों पहली बार जो है भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए मैंने बताया था 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आपको इस एक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसके तहत जो है पहली बार जो है भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए, ठीक है, भारतीय भारतीय शिक्षा की प्रसार के लिए, ठीक है, प्रसार के लिए कितना दोस्तों कितना खर्च जो है दोस्तों ये प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1 लाख प्रतिवर्ष। ठीक है, 1 लाख प्रतिवर्ष जो है खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 68 है, कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं किस दस्तावेज को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र,
या फिर 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, या फिर 1830 का चार्टर एक्ट? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 68 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का। आप जानती हैं सर चार्ल्स वुड ने 1854 में घोषणा पत्र दिया था, जिसको दोस्तों भारत, ठीक है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका, 1854 का वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार अपनी परीक्षाओं में देखा होगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कई बार पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1854 ईस्वी का वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इसने भारत में दोस्तों प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, जो वुड का घोषणा पत्र था, ठीक है, इसने भारत में क्या किया, इसने भारत में प्राथमिक से लेकर, ठीक है, प्राथमिक से लेकर आपका विश्वविद्यालय स्तर तक, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि वुड का घोषणा पत्र जो है, ठीक है, पूछ लिया जाएगा वुड का जो घोषणा पत्र है, इसने किसके लिए योजना बनाई इसने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक स्तर तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजना बनाई दोस्तों। ठीक है, वुड डिस्पैच ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे दोस्तों। निम्न में से किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? चलिए आंसर कीजिए, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, 1791। ठीक है, 1791 यानी कि 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई दोस्तों बनारस में, और किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जोनाथन डंकन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। कब की थी? 1791 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों हिंदुओं के प्राचीन कानूनों और साहित्य का संरक्षण व अध्ययन करना। ठीक है, ताकि ब्रिटिश शासन को भारतीय परंपराओं की समझ हो सके। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करेंगे दोस्तों। 70 है, यह किसने कहा? ठीक है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को जो है विरंजित कर रही है। तो दोस्तों ये किसने कहा है स्टेटमेंट, आपको बताना है। R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, या फिर विलियम बेंटिंग? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, किसने कहा है दोस्तों ये कथन? बताइए, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। दोस्तों बुनकरों की दुर्दशा के बारे में दोस्तों ये कहा गया है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी दोस्तों स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे दोस्तों, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1834-35 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक रिपोर्ट जो है, ठीक है, एक रिपोर्ट जो है क्या की थी, एक रिपोर्ट जो है भारतीय बुनकरों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने किया था दोस्तों। ठीक है, और जो ब्रिटिश मशीनी जो वस्त्रों के कारण जो भारतीय जो हथकरघा उद्योग था,
वो नष्ट हो चुका था दोस्तों। तो इसी संदर्भ में इन्होंने लिखा था दोस्तों, ठीक है, ये कथन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1834-35 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में भारतीय बुनकरों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए ब्रिटिश मशीनी वस्त्रों के कारण नष्ट हुए भारतीय हथकरघा उद्योग पर जो है उन्होंने दुख व्यक्त किया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71। 71 का आंसर करेंगे। 71 है, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया था? चलिए आंसर कीजिए। आयरकूट, कॉर्नवालिस, मेलकम या फिर एल्फ्संट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 71 का। पोर्टोनोवा में हैदर अली को जो है किसने पराजित किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आयरकूट, ठीक है। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए 72। 72 में दोस्तों यहाँ पर आपको दिए हैं एनी बेसेंट के संबंध में कथन, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, कौन से नहीं है, ठीक। पहला देखिए, पहला क्या है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट नहीं थी, ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा दूसरा। और तीसरा देखते हैं इसका, तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही थी, तो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, ये भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कब रही थी एनी बेसेंट? 1917 में, ठीक है, ये कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पहला और तीसरा ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका जो है गलत है दोस्तों, दूसरा, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट ने की थी दोस्तों, ये आप सभी ने पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो आपका ऑप्शन एक जो आपका दूसरा कथन है, दूसरा कथन देखिए यहाँ पर ये गलत है एनी बेसेंट के संबंध में। आप जानती हैं थियोसॉफिकल की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी याद रखना है, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। और दोस्तों किसने की थी और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? अमेरिका में हुई थी, ठीक है, अमेरिका में। और किसने की थी आपको ये पूछा जा सकता है, तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और साथ में कर्नल अलकाट, ठीक है, और कर्नल अलकाट, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और किसने की, ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोनों कथन जो है पहला और तीसरा कथन सही है, ठीक है, ये आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं, पहला और तीसरा हो जाएगा, ठीक, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 73। 73 का आंसर करना है दोस्तों। मातृभाषा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप जानती हैं दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों कब आया था? कई बार पूछा जाता है, किस वर्ष पारित किया गया था? 1877, 1878, 1879 या फिर 1875? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आया था दोस्तों 1878, ठीक है, कब आया था? 1878 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस समय कार्यकाल किसके कार्यकाल में पारित हुआ पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड लिटन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। और किसके काल में पारित हुआ है पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दोस्तों पारित किया गया था। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है,
क्या कहा जाता है इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है, पूछ लिया जाएगा आपको कि मुंह बंद करने वाला कानून किसको कहा जाता है। ठीक है, मुंह बंद करने वाला कानून। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा मुंह बंद करने वाला कानून किस एक्ट को कहा जाता है, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी इस एक्ट में क्या था आप जानती हैं। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट का भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया और किसके काल में पारित हुआ, और इसे हम मुंह बंद करने वाला कानून कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखना था। ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों एक फैक्ट और यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको पूछ दिया जाएगा कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये कब दोस्तों इसको निरस्त किया गया था। ठीक है, तो बाकी आपने सारे फैक्ट देख लिए, ये आप फैक्ट नोट करेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों, इसको दोस्तों कब इसको निरस्त किया गया था, इसको किसने निरस्त किया ये भी ध्यान रखेंगे। इसको निरस्त किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। किसने निरस्त किया था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने दोस्तों इसको निरस्त किया था। कब किया था अगर पूछा जाएगा, तो कब किया था बताइए, 1882 में, 1882। कब पारित हुआ, ये 1878 में पारित हुआ। और कब इसको निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया 1882 में। ठीक है, किसने किया 1882 में निरस्त, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करेंगे दोस्तों। यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स वुड या फिर लॉर्ड मैकाले। चलिए क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर आपको करना है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। तो किसने कहा था दोस्तों, ये एक विवादास्पद और घमंडी कथन था दोस्तों, और इसको किसके द्वारा कहा गया था, तो इसको कहा गया था दोस्तों लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैकाले का दोस्तों उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था मैकाले के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैकाले का उद्देश्य था दोस्तों काले अंग्रेजों की एक श्रेणी तैयार करना, यानी कि जो भारतीय हों। ठीक है, जो रक्त और रंग में भारतीय हों लेकिन रुचि विचार और बुद्धि में अंग्रेज हों। तो इस प्रकार की नीति थी दोस्तों लॉर्ड मैकाले की, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 75, आपको आंसर करना है लोक हितवादी किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं लोक हितवादी किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे या फिर स्वामी विवेकानंद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, 75 का लोक हितवादी कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लोक हितवादी किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख दोस्तों ये समाज सुधारक थे। तो कहाँ के समाज सुधारक थे, ये याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। ठीक है, कहाँ के समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जाति प्रथा की उन्मूलन और महिला शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए निरंतर जो है कार्य किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए 76 में आपने आंसर करना है दोस्तों, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। आपको दोस्तों यहाँ पर प्रकाशन पूछ लिया है। ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, ये आपको सभी जानते हैं दोस्तों, किसकी पुस्तक है बताइए, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों ये, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, किसकी है, दादा भाई, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की दोस्तों ये पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है आपको। इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1901 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? नौरोजी की पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की, और इसका प्रकाशन हुआ था 1901 ईस्वी में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों एक क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए? इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जिसको हम जानते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, पूछा जाता है धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, धन के निष्कासन का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा आपको। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। और किस में दिया? अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, इसको जो है धन के निष्कासन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, DRAIN, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, WEALTH। ठीक है, इसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं दोस्तों। धन के निष्कासन के सिद्धांत को याद रखेंगे दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारत की संपत्ति को ब्रिटेन ले जा रही है। ठीक है, यानी कि जो भारत की जो संपत्ति थी दोस्तों, ठीक है, वो ब्रिटिश शासन के पास जा रही थी। तो दोस्तों इसका इन्होंने सारा जो है डिटेल में बताया। तो ध्यान रखेंगे किस में बताया, क्या बताया। ठीक, तो ये इस पुस्तक को आपने ध्यान में रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रकाशन वर्ष याद रखना है। कौन सा सिद्धांत आया इसमें? दादा भाई नौरोजी का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? चलिए आंसर कीजिए। भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतिन दास, या फिर SC बोस। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा जतिन दास। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जतिन दास दोस्तों, इनको गिरफ्तार किया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दोस्तों इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और जेल में दोस्तों भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने दिन की भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई पूछा जाता है? तो 64 डेज। ठीक है, 64 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के कारण इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों जतिन दास की, पूछा जा सकता है। भूख हड़ताल के कारण जो है, लंबी भूख हड़ताल के कारण, क्योंकि 64 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, तो इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 13 सितंबर 1929 को। 13 सितंबर 1929। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट। ठीक, चलिए अगला देखिए। 78 का आंसर करेंगे। 78 है दोस्तों। शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1783 की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर चार्ल्स ग्रांट। चलिए आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 78 का पूछा गया है आपको कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विद्या, यानी भारतीय इतिहास, भाषाओं और संस्कृति का जो है वैज्ञानिक अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखिए कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 में आपने आंसर करना है दोस्तों। 1917-18 के चंपारण सत्याग्रह द्वारा कृषकों की समस्या के निदान हेतु महात्मा गांधी जी ने किस अति नवीन एवं मूल पद्धति को अपनाया था? ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों चंपारण आंदोलन कब हुआ था?
1917 में हुआ था, ठीक है, चंपारण आंदोलन। और इसमें गांधी जी ने दोस्तों तथ्यों के संकलन और व्यवस्थित जांच की पद्धति अपनाई थी, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने कृषकों के कष्टों की जानकारी हेतु क्रमिक एवं आधिकारिक जांच की, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 79 का, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेंगे। सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया जिनके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट को न मानने की शपथ ली थी। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया था, ठीक है। इसको संगठन को आप गठन कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया जिनके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट को न मानने की शपथ ली थी। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी या फिर मजहर उल हक। चलिए आंसर कीजिए, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और रॉलेट एक्ट आप जानती हैं, जिसे रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, काला कानून, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 80 का महात्मा गांधी जी, ठीक है, आप जानती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट काला कानून के विरोध में फरवरी में दोस्तों यानी कि फरवरी 1919 में जो है सत्याग्रह सभा का गठन किया था, ठीक है। इस सत्याग्रह सभा का जो गठन था कब किया गया आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसका गठन महात्मा गांधी जी ने कब किया 1919 में, ठीक है। कब किया 1919 में इसका गठन किया था दोस्तों। और इसके सदस्यों ने शपथ ली थी कि वो इस दमनकारी कानून की सविनय अवज्ञा करेंगे और गिरफ्तारी देंगे, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए 81 में आपने आंसर करना है दोस्तों। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के पश्चात किसे संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, जिसे सैन्य कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की क्या दी गई जिम्मेदारी सौंपी गई। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेडक्लिफ, माउंटबेटन इसमें और क्लाउड ऑचिनलेक। चलिए आंसर कीजिए 81 का, आपको बताना है 1947 में भारत विभाजन हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो 1947 के भारत विभाजन के पश्चात जो है आपको पूछा गया है संयुक्त रक्षा समिति का सर्वोच्च कमांडर किसे बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाउड ऑचिनसी, ठीक है, ठीक है। क्लाउड ऑचिनलेक जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संसाधनों, हथियारों और सैन्य कर्मियों के निष्पक्ष विभाजन की जटिल जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करेंगे दोस्तों। बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का मुख्य रचयिता कौन था। चलिए आंसर कीजिए, आप जानती हैं ब्लैक होल घटना, ठीक है, इसके मुख्य रचयिता कौन था दोस्तों। अल्फ्रेड लायन, एच डोडवेल, जेड होलवेल और गुलाम हुसैन तबादबाई। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 82 का। आप जानती हैं ब्लैक होल, जिसे काल कोठरी की घटना भी कहते हैं इसको, ठीक है, काल कोठरी, ठीक है, काल पूछ लिया जाएगा आपको, काल कोठरी की घटना भी बोलते हैं ब्लैक होल घटना को, ठीक है। बताइए कब घटी थी ये घटना, ब्लैक होल की घटना। ये घटी थी दोस्तों 1756 में, 1756 में ब्लैक होल यानी कि काल कोठरी की घटना दोस्तों घटी थी, ठीक है। इसके वर्णनकर्ता, इसके रचयिता और वर्णनकर्ता कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, जेड हॉलवेल थे दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आंसर करेंगे। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की भी उपाधि दी गई थी। ऑप्शन देखिए 1838 ईस्वी में, 56 में, 1858 में या फिर 1862 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि किस वर्ष जो है भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, वाइसराय की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1858, ठीक है, 1858 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
1858 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई और यह परिवर्तन दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, ठीक है। जो ये परिवर्तन जो हुआ था, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई थी, तो ये घटना जो है ये किस लिए हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिए 84 नंबर। 84 है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात कब रिहा किया गया या कब मुक्त किया गया? चलिए बताइए, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात कब रिहा किया गया था, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों जो है मॉडले जेल बर्मा में जो है 6 वर्षों का कठोर कारावास हुआ था, ठीक है। और इनको जो रिहा किया गया था वो किया गया था 16 जून 1914 को, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हुआ था दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा कि इनको कब जो है सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, इनको सज़ा कब सुनाई गई थी? सज़ा सुनाई गई थी 1908 में, ठीक है। 1908 में सज़ा सुनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक को और इनको रिहा कराया था। कब हुआ था, कब हुए थे रिहा? 16 जून 1914 को ये रिहा हुए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों इन पर जो आरोप लगा था, यानी कि जो इन पर राजद्रोह का आरोप लगा था, ठीक है, पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक पर जो है राजद्रोह का आरोप कब लगा था? तो 1908 में लगा था, जिससे इनको जो है 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। और जब भी 6 वर्ष की सज़ा इनकी पूरी हुई, तो कब इनकी पूरी हुई, कब ये आए बाहर? तो 16 जून 1914 को ये रिहा हुए, ठीक है। तो सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। देखिए 85 का आंसर करेंगे, लॉर्ड मियो ने नीति अपनाई थी। तो लॉर्ड मियो ने आप कौन सी नीति अपनाई थी बताइए? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, प्रशासनिक केंद्रीकरण, वित्तीय केंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 85 का? लॉर्ड मियो दोस्तों आप जानती हैं, इनको जाना जाता है किसके लिए? वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको विकेंद्रीकरण करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मियो आपने पढ़ा है दोस्तों लॉर्ड मियो के बारे में। दोस्तों इन्होंने 1870 में प्रांतीय सरकारों को स्थापित सेवाएं जैसे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, इनके प्रबंधन के लिए निश्चित बजट आवंटित करने की व्यवस्था शुरू की थी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? वित्तीय विकेंद्रीकरण की। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। आंसर करेंगे दोस्तों 86 है, एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है ये इन्होंने किसकी पैरवी की थी दक्षिण अफ्रीका में, पूछा जाता है, ठीक। चलिए पहले इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर 86 का? एक वकील के रूप में दोस्तों महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पदार्पण हुआ था 1893 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1893 ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो नाम याद रखेंगे, ठीक है। किसका मुकदमा लड़ने गए थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? दादा अब्दुल्ला, ठीक है। ये नाम पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। दादा, ठीक है, दादा अब्दुल्ला, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो दादा अब्दुल्ला एक ये दोस्तों गुजराती व्यापारी थे, इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये अनुबंध पर जो है महात्मा गांधी जी अनुबंध पर गए थे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किसके मुकदमे के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, और कब गए थे, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिए। अगला देखिए 87, आपको आंसर करना है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था और किसने किया था, ये सब मैंने आपको बताया है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 87 का?
यूपी किसान सभा का गठन हुआ था दोस्तों 1918 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 18/2 है, तो किस माह में हुआ था ये आपको याद रखना है, तो फरवरी माह में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी किसान सभा का गठन हुआ था फरवरी 1918 में। ठीक है, इसकी स्थापना में किसका सहयोग रहा है, किस किस का योगदान रहा है, नाम याद रखेंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तीनों के नाम याद रखेंगे। और यह सभा दोस्तों किसानों को संगठित करने और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तीनों के नाम याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, यूपी किसान सभा, अगर आपको पूछ लिया जाएगा यूपी किसान सभा के बारे में, तो यहाँ पर पहले आपको ध्यान रखना है इसका गठन हुआ था 1918 में, और इसके गठन में जो योगदान दिया था उनके नाम आपको याद रखने, मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखना है, इंद्र नारायण द्विवेदी का नाम याद रखना है, और गौरी शंकर मिश्र का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करेंगे। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? चलिए अभी बताया था ऊपर आपको, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मियो, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 88 का? अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण में लॉर्ड मियो ने जो है 1870 में 1870 में प्रांतीय सरकारों को स्थापित सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के प्रबंधन के लिए निश्चित बजट आवंटित करने की व्यवस्था शुरू की थी, और इस नीति का उद्देश्य केंद्र सरकार के वित्तीय भार को कम करना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मियो। अच्छे से आप इसको देख लें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण, लॉर्ड मियो। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करेंगे दोस्तों। 89 है, वर्ष 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग किस जांच हेतु नियुक्त किया गया था? सिंचाई, अकाल, शिक्षा, उद्योग। चलिए आंसर कीजिए 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1901 में पूछा गया है, 1901 में। ठीक है, किसके काल में आपको पूछा गया है? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में किसके जांच हेतु दोस्तों नियुक्त किया गया था? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के काल की बात है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन के काल में दोस्तों सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग जो है सिंचाई की जांच हेतु नियुक्त किया गया था। इसका दोस्तों, इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोस्तों अकाल प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन की व्यवस्था करना और भविष्य में अकालों की तीव्रता को कम करना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, रूट एंड ब्रांच सुधार थॉमस रॉबर्टसन ने किसे सुधारने हेतु सुझाव दिया था? इसको सुझाव कर लेंगे। ठीक है, वो कर लेंगे। ठीक, तो आंसर देखिए, पोस्टल, डाक, मुद्रा, रेलवे, श्रमिक दशा। रूट एंड ब्रांच सुधार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? बताइए। तो 90 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, रूट एंड ब्रांच सुधार जो है थॉमस रॉबर्टसन ने जो है रेलवे व्यवस्था को सुधारने हेतु सुझाया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला देखिए 91 का आंसर करेंगे दोस्तों। अक्टूबर 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक राजस्व आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया था? ऑप्शन देखिए, सर इब्राहिम रहमतुल्लाह, जमशेदजी टाटा, जवाहरलाल नेहरू, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए 91 का क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1921 में ब्रिटिश सरकार ने एक राजस्व आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 91 का क्या हो जाएगा? सर इब्राहिम रहमतुल्लाह।
ठीक है, ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अक्टूबर 1921 में ब्रिटिश सरकार ने सर इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में एक राजस्व आयोग जो है नियुक्त किया था, और इस आयोग का कार्य क्या था, भारत की व्यापारिक नीतियों और सीमा शुल्क जो टैरिफ होते हैं दोस्तों, सीमा शुल्क, उनकी व्यवस्था और उनकी समीक्षा करना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करेंगे दोस्तों। आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या था? आर्थिक निकास के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या था? विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, विदेशी बैंक, गृह व्यय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? आर्थिक निकास जो मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, किसने दिया था बताइए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर दोस्तों 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गृह व्यय। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 92 का। आर्थिक विकास यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का एक मुख्य तत्व गृह व्यय यानी कि होम चार्जेस था। ठीक है, और ये गृह व्यय दोस्तों भारत, ध्यान रखेंगे, गृह व्यय में भारत सचिव के लंदन स्थित कार्यालय का खर्च, सैन्य सामग्री की खरीद, ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन और विदेशी ऋणों पर ब्याज शामिल था दोस्तों। और जानती हैं दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट किया था कि भारत का धन बिना किसी भौतिक लाभ के प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अभी ऊपर हमने बात की थी, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की। ठीक है, और किस पुस्तक में उन्होंने इसको कहा था दोस्तों, ये भी मैंने बताया था आपको। ठीक, चलिए अगला देखिए 93 का आंसर करेंगे। किसने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित जो हैं प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? जवाहरलाल नेहरू, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर 93 का? आपको बताना है कि किसने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रमुख कथन, प्रस्तुत कथन जो है दोस्तों, किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में विश्लेषण किया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूल जो उद्देश्य है वो भारत का आर्थिक शोषण करना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों अपनी पुस्तक में कहा है, कौन सी पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है, ठीक है, इस पुस्तक के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है? इसमें जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या किया? विश्लेषण किया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? भारत का क्या करना है? आर्थिक शोषण करना है। ठीक है, इसीलिए कहा उन्होंने भारत और ब्रिटेन की आर्थिक हित जो है प्रत्येक जो है क्षेत्र में टकराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करेंगे। 94 है, भारत में अनऔद्योगिकरण को मिथक किसने कहा है? चलिए आंसर कीजिए। भारत में अनऔद्योगिकरण को मिथक या मिथ किसने कहा था दोस्तों? कार्ल मार्क्स, कॉलिन क्लार्क, जी.आर. गाडगिल, या फिर मॉरिस डी मॉरिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 94 का? भारत में अनऔद्योगिकरण को एक मिथक या मिथ किसने कहा था? तो मॉरिस डी मॉरिस ने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए 95 का आंसर करेंगे। 95 है, दक्षिण भारत में बुरे शासक किन को वर्णित किया गया है? यानी कि किन को दक्षिण भारत में बुरे शासक के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन देखिए, कदम्ब, गंगों को, कलभ्रों को, या फिर पल्लवों को। क्या हो जाएगा 95 का दोस्तों राइट आंसर? दक्षिण भारत के इतिहास में दोस्तों किसको जो है बुरे शासक के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलभ्रों को। ठीक है, कलभ्रों, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों संभवतः जो है ये बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे दोस्तों कलभ्रों। ठीक है, इनको जो है दक्षिण भारत में बुरे शासक के रूप में वर्णित किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर करेंगे। 96 है दोस्तों, किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? चलिए आंसर कीजिए, किसने कहा है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग,
कार्ल मार्क्स या फिर मॉरिस डी मॉरिस। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। किसने कहा है रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी। ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी। दोस्तों कार्ल मार्क्स का मानना था कि यद्यपि अंग्रेजों ने रेलवे अपने व्यापारिक हितों के लिए बिछाई थी, लेकिन यह भारत के सामाजिक एकीकरण और औद्योगिक विकास में अनजाने में क्रांति लाएगी, ऐसा कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 का आंसर करेंगे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में लगभग कितनी थी। 1867-68 में यहाँ पर बताया गया दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के अनुसार एक भारतीय की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 1867-68 में क्या थी लगभग। ठीक है, 20 रुपये, 27 रुपये, 30 रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार दोस्तों 1867-68 में एक भारतीय की जो औसत प्रति व्यक्ति आय थी वो मात्र कितने रुपये थी, 20 रुपये थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों उन्होंने इसको जो है अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बताया है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर करेंगे दोस्तों। उन INA सैनिकों के नाम बताएं जिनके मुकदमे में सुनवाई दिल्ली के लाल किले में हुई। चलिए बताइए INA। ठीक है, परसों बताया था INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख जो दोस्तों वो थे सैनिक जिनको जो है जिन पर मुकदमा चला था। ठीक है, और मुकदमे की सुनवाई जो हुई थी दिल्ली के लाल किले में हुई थी, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कैप्टन PK सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कैप्टन शाहनवाज खां या फिर ये सभी। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रख लेने हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी PK सहगल, शाहनवाज खां और गुरबख्श सिंह ढिल्लो के विरुद्ध जो है दिल्ली के लाल किले में जो है मुकदमा चलाया गया दोस्तों। कब ये मुकदमा चला था ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मुकदमा चला था 1945 में, 1945 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इस पर मुकदमा चला था इन पर। तो कब चला था पूछा जा सकता है, तो 1945 में चला था। ठीक है, और इस मुकदमे ने दोस्तों पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की लहर पैदा कर दी थी। ठीक है, इनके नाम याद रखने, कैप्टन शाहनवाज खां, ठीक है, ढिल्लो और सहगल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करेंगे। 99 है दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया गया। तो वो मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया, 1939 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर। ठीक है, 1939 को मनाया गया दोस्तों। यह तब मनाया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100, आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको आंसर करना है, आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष की गई। आपको पूछा गया है आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग जो है किस वर्ष की गई, 1906, 1930, 1940 या फिर 1941। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1940। ठीक है, आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग 1940 की मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों, जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग यहाँ पर कर लें, ठीक है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।